हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अपनी जो 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारा चैप्टर है मेन मार्केट फॉर्म्स, इसका हम देखने वाले हैं फुल चैप्टर रिवीजन। फुल चैप्टर रिवीजन का मतलब क्या होता है कि हम एक ही वीडियो में अपना जो पूरा चैप्टर है ये करेंगे रिवाइज, मतलब कि पूरा जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है, आई गेस कि आप लोगों ने इसके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैंने करवाए हैं, जो टॉपिक वाइज मैंने एक एक टॉपिक में जो पढ़ा है, आई गेस कि वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। और वो इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम फुल चैप्टर रिवीजन पढ़ रहे हैं, जब हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये नेसेसरी हो जाता है हमारे लिए कि पहले हम जो है डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ लें। बिकॉज जब हम डिटेल में पूरा अच्छे से समझ चुके होंगे, तो फिर उसके बाद में जो है हम अगर उसे प्रॉपर अगर थोड़ा कम डिटेल में भी पढ़ेंगे तो भी अच्छे से जो है हमें समझ में आ जाएगा। बिकॉज ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाया था, एंड अब जब मैं पूरे ही जो हमारा वीडियो पूरा ही जो हमारा चैप्टर है वो अगर मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जो है वो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। तो आई गेस कि वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। सेकेंड चीज़ स्टूडेंट्स की ये है वन शॉट रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है एक बार सब कुछ पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम कर रहे हैं उसे रिवाइज, राइट। तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये अच्छे से क्लियर है। आप लोग भी जो है इस वीडियो को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे होंगे। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर इस वीडियो को देखते टाइम, इस चैप्टर को रिवाइज करते टाइम अगर आपको कहीं पर भी लगे कि मैडम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए था, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो कुछ मत करना, बस इस वीडियो को करना पॉज, ठीक है। इसको पॉज करके क्या करोगे, इसको पॉज करके अपनी जो प्लेलिस्ट है, ऑलराइट, जहाँ पर जो है सारी जो हमारे टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, उस प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई है उस टॉपिक को वहाँ से जो है आप क्या करोगे, उस टॉपिक को वहाँ से सिलेक्ट करोगे और फिर आप क्या करने वाले हो, और फिर उसे वहाँ पर पढ़ने वाले हो। वहाँ पर जो है अच्छे से पढ़ने के बाद में, अच्छे से सब कुछ समझने के बाद में फिर आप वापस इस वाले वीडियो पर आना, आपका वीडियो रिज्यूम करना और जो आपका पूरा चैप्टर है वो अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करना। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है। तो इसी के साथ में स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के साथ में। अब ये जो है हमारा मेन मार्केट फॉर्म्स, इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले जो है इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स देख लेते हैं, वो ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ मार्केट, हम लोग समझेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, उसके बाद में परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली हम लोग देखेंगे, फिर आएगा परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो हम बोल रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये सारे ही जो है ये हमारे मार्केट के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे डिफरेंट मार्केट के फॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम जो है अपना जो चैप्टर है वो देख रहे हैं, दैट इज मेन मार्केट फॉर्म्स, ऑलराइट। और सबसे पहले जो है हम क्या देखेंगे, मार्केट का मतलब समझेंगे कि मार्केट का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जो फर्स्ट वाला टॉपिक है, दैट इज मार्केट। अब मार्केट क्या होता है स्टूडेंट्स? मार्केट वो कोई भी एरिया होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स जो है वो किसी भी कमोडिटी को क्या करते हैं, परचेज या सेल करते हैं, वो होता है मार्केट। अब मार्केट जरूरी नहीं है कि जो हम एकदम स्पेसिफिकली बोले कि मार्केट का मतलब कि वो एक सब्जी मार्केट या जो आपका एक पूरा मार्केट एरिया जिसमें बहुत सारी शॉप्स है, सिर्फ वही मार्केट है। मार्केट कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, मार्केट कोई सा भी एरिया हो सकता है, बस उसमें क्या लगना चाहिए, उसमें एक फिजिकल एरिया चाहिए हमें। फिजिकल एरिया दैट मीन्स कुछ फिजिकल लैंड चाहिए जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है उस चीज की तो जरूरत होगी ही, तो वो चाहिए। उसके बाद में बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, एक भी होगा तो भी चलेगा, एक बायर एक सेलर भी चलेगा, एंड बायर्स एंड सेलर्स भी चलेंगे। और उसके बाद में कुछ कमोडिटी होनी चाहिए जो कि क्या होती है, एक्सचेंज होती है, इसे हम बोलते हैं मार्केट, ऑलराइट।
So market refers to the whole region where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other to effect purchase and sale of a commodity. क्या होता है मार्केट? मार्केट वो पूरा रीजन है जिसमें कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी कमोडिटी के जो बायर्स और सेलर्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो जो है परचेजिंग और सेलिंग करते हैं कमोडिटी की। ठीक है, वो क्या है? वो है आपका मार्केट। एकदम ही सिंपल सी इसकी क्या है हमारी डेफिनेशन है। ऑलराइट, सो आई गेस कि ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी होगी। The essential constituents of a market can be summarized as, जो असेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स हैं मार्केट के उन्हें हम कुछ इन 4 पॉइंट्स में क्या कर सकते हैं? समराइज कर सकते हैं। क्या है ये हमारे 4 पॉइंट? सबसे पहले आता है एरिया। एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया कोई भी एक फिजिकल लैंड, ठीक है, वो हो जाता है क्या? एरिया। ऑलराइट, फिर आते हैं बायर्स एंड सेलर्स। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो बायर्स और सेलर्स का होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ बायर्स से जो है मार्केट कंप्लीट नहीं होता और सिर्फ सेलर से मार्केट कंप्लीट नहीं होता है। अगर हमें एक मार्केट एरिया की बात कर रहे हैं, हम एक मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं, तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों का होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में कमोडिटी। अब बायर्स और सेलर्स होकर करेंगे क्या? अगर एक जगह पर बायर्स एंड सेलर्स है तो वो किस चीज के बायर और सेलर है स्टूडेंट्स? किसी भी कमोडिटी के होंगे। राइट, ऐसा थोड़ी ना हमने बोल दिया अच्छा आप बायर और आप सेलर हो और उनके बीच में कोई कमोडिटी नहीं हो, ये चीज तो नहीं है ना। बायर्स एंड सेलर्स जो है उनके पास में क्या होती है? एक कमोडिटी होती है। जो सेलर है वो कमोडिटी को सेल कर रहा होता है और जो बायर है वो क्या कर रहा होता है? उस कमोडिटी को बाय कर रहा होता है। और फिर जो लास्ट वाला हमारा एसेंशियल आता है दैट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिशन राइट, लाइक जैसे कि ये हो गया हमारा पेप्सी एंड कोका कोला। ठीक है, ऐसे ही जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फर्म्स है। जैसे कि आप देखोगे हर एक चीज का कॉम्पिटिशन है। किसी भी चीज में ले लो आप, लाइक एक सिंपल से एग्जांपल लो, पेन। ठीक है, तो पेन बनाने वाली डिफरेंट क्या है? कंपनीज है, उनके बीच में कंपटीशन चलता है कि हमारा ज्यादा अच्छा है। मोबाइल फोन्स बनाने वाली अलग अलग कंपनीज है, सबके बीच में अपना कंपटीशन चलता है ना। क्लोथ्स बनाने वाली अलग अलग जो है हमारी कंपनीज है, सबके बीच में अपना क्या चलता है? कंपटीशन चलता है। फूड आइटम्स बनाने वाले सारे अलग अलग हैं। तो इस वे में जो है हर एक कमोडिटी का क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर ये चारों चीजें हमें देखने को मिले वो पर्टिकुलर प्लेस क्या कहलाती है? मार्केट कहलाती है। ऑलराइट, अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो है एक कोई जगह, कोई एक स्पेसिफिक जगह ही मार्केट होगी, ये जरूरी नहीं है। जो मार्केट है स्टूडेंट्स वो हम अपने घर पे भी बोल सकते हैं कि मार्केट है। इफ अगर आप जो हो वहां पर कुछ परचेजिंग एंड सेलिंग कर रहे हो, आप सेलर या बायर हो और सामने वाला पर्सन कुछ सेलर एंड बायर है, ठीक है, तो इस वे में जो है मार्केट कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग देखोगे कि हर एक मार्केट में कॉम्पिटिशन हो, ये चीज जरूरी नहीं है। लाइक जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली। मोनोपोली तो सिंगल सेलर होता है तो उसमें कंपटीशन नहीं होता है। तो कंपटीशन बेसिकली हम ये बोलेंगे कि वो एक एसेंशियल चीज है, वो होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जब रहता है तभी हमें जो है हाई क्वालिटी के और अच्छे गुड्स मिलते हैं। बिकॉज जब कंपटीशन नहीं रहता है तो जो भी एक सेलर रहता है उसे लगता है कि कंपटीशन तो है नहीं, मैं जो भी सेल करूंगा उस सामने वाले पर्सन को वही परचेज करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है कंपटीशन कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, बट हम लोग ऐसे भी मार्केट्स देखेंगे जहां पर कंपटीशन नहीं होता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो सुपर इजी सी चीज थी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है कि ये जो हमारे एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स थे ये क्या थे। राइट, फिर आगे चले, फिर आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे मार्केट स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब सबसे अगर हम ब्रॉडली अगर इसे जो है डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक आता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन और एक आता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंडर कुछ और भी हमारे मार्केट्स आते हैं, लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ठीक है, तो हम लोग जो है बेसिकली ये सारे ही जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये सारे ही जो हमारे मार्केट फॉर्म्स हैं, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। ऑलराइट, तो चलिए हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? परफेक्ट कंपटीशन से। बहुत ही इजी काइंड ऑफ ये हमारा मार्केट है स्टूडेंट्स, जो कि एक हम बोलेंगे कि अनरियलिस्टिक भी है। प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा मार्केट नहीं देखते हैं।
क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? ये वो मार्केट प्लेस है, ये वो मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? ये वो मार्केट सिचुएशन है जिसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? बायर्स और सेलर्स होते हैं। मतलब कि सिर्फ एक बायर या एक सेलर नहीं है, नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ क्या है? सेलर्स है। और ये सब डील किस में करते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट में, एकदम होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि एकदम सेम, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एकदम जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं ये कहलाते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो है ये आते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर है। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, फीचर से जो है इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज को इजी बनाओ। जब हम परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ लिए, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद में बात आती है इसके फीचर्स लिखने की। तो एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपने एक चीज को अच्छे से पढ़ा है ना, समझा है ना, तो आप दूसरी चीज अपने मन से थोड़ा सा रिलेट करके लिख सको। ऐसा जो है आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अब ये जो हमने पूरी ये डेफिनेशन पढ़ी है, इसी से हमारे कुछ क्या बनने वाले हैं? इसी से जो है हमारे फीचर्स बनने वाले हैं। और फिर उसके आगे जो है हमारा क्या होगा? उसके आगे की भी जो मतलब कि कुछ तो 2-3 फीचर्स हम इसी में से लेंगे और इसके अलावा भी हम फीचर्स लिखेंगे, तो वो जो है इससे लिंक्ड होते जाएंगे। ठीक है, तो हम फीचर्स पढ़ते हैं, मैं एक एक चीज आपको समझाते जाती हूँ जिससे जो है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहला फीचर हमने क्या लिया? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये चीज जो है ये हमारी डेफिनेशन का भी पार्ट था कि इस मार्केट प्लेस में क्या होता है? बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, एकदम सेम प्रोडक्ट, एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अगर ये जो पेन है ये कोई एक सेलर सेल कर रहा है तो सेम यही का यही पेन, यही कंपनी, यही जो इसकी हम बोलेंगे यही जो इसकी पूरी हमारी क्या है, जो हमारे ये इस पेन के जो भी फीचर्स हैं वो सारे ही सारे एकदम एग्जैक्टली सेम जो है आपको दूसरे सेलर के पास में मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट से डील किया जाता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट से डील किया जाता है। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्यों हो रही है स्टूडेंट्स? देखो, उसके पीछे का रीजन समझो कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट है। अगर कोई एक सेलर एंटर कर भी जाए तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो सेलर है वो भी क्या करेगा? वो भी सेम प्रोडक्ट्स को ही सेल करने वाला है। राइट, कोई दूसरे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेगा, वही सेम प्रोडक्ट्स, वही होमोजीनियस नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए जाएंगे। और अगर कोई एग्जिट कर भी जाता है मार्केट से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट और किसी के पास मिल जाएगा। तो लाइक सिंपल सी चीज है कि किसी भी सेलर के एंटर या एग्जिट होने से मार्केट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है फ्रीडम होती है एंट्री एंड एग्जिट की। ठीक, यहाँ पर जो है बहुत ही इजीली जो है कोई भी फर्म आ सकती है, एंटर कर सकती है और कभी भी जो है एग्जिट कर सकती है, कोई बैरियर्स नहीं है, ऐसी वाली चीज। ऑलराइट, फिर उसके बाद में परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट नॉलेज होती है बायर्स एंड सेलर्स को। बायर्स को पता है कि प्रोडक्ट कैसा है, कितने का है, कहां पर मिल रहा है। ठीक है, और सेलर्स को पता है कि बायर्स को क्या चाहिए है। अब देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जब सारे सेलर्स एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो सबके पास में जो प्राइस है वो भी सेम ही रहेगा ना। अगर कोई प्राइस बढ़ा दिया, अगर किसी सेलर ने बोला कि हम जो है थोड़े से इंक्रीज्ड प्राइस पर सेल करेंगे, तो क्या वो चीज उसके लिए पॉसिबल होगी? प्रैक्टिकली नहीं होगी, क्योंकि जो हम बायर्स हैं हम लोग उस पर्सन के पास में जाएंगे ही नहीं। राइट, क्यों? बिकॉज हमारे पास में परफेक्ट नॉलेज है। ये चीज हमें माननी है। ठीक है, कि क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। दैट मीन्स कि मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने रुपीस का मिलता है, तो अगर कोई मुझे हाई प्राइसेस पर सेल करेगा तो मैं उससे परचेज नहीं करूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम जो प्रोडक्ट है वो दूसरी शॉप पे मुझे मिल जाएगा, वो दूसरा सेलर जो है वो मुझे दे देगा। राइट, तो इसलिए जो है कोई भी जो आपका सेलर होता है वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता, कोई भी सेलर जो है आपके प्राइस कम भी नहीं कर सकता। रीजन बीइंग कि जो बाकी के सेलर्स है वो फिर मिलकर उसको क्या करेंगे? बहुत पीटेंगे।
राइट अगर हमें बिल्कुल ऐसे सीखना है तो हम समझ सकते हैं ना, क्या दूसरे सेलर्स उसे ये करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो जो प्राइस है वो कैसा रहता है? सभी जगह पर सेम रहता है। प्रोडक्ट सभी जगह पर सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट कुछ अलग हो। तो जो बायर्स होते हैं उनके पास में क्या है? परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में, कि मार्केट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इन सारे सेलर्स के पास में मिल रहा है और इस प्राइस पर मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही जैसे बायर्स के पास में नॉलेज है, सेम वे में सेलर्स के पास में भी नॉलेज होता है। जो सेलर्स हैं उन्हें पता होता है कि बायर्स को क्या चाहिए। ठीक है, उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं। ऑलराइट, मतलब कंज्यूमर्स को किस चीज की, मतलब कि कंज्यूमर्स क्या परचेज करना चाहते हैं, कंज्यूमर्स के बारे में, बायर्स के बारे में सेलर्स को भी क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज होती है। और साथ ही साथ सेलर्स को पता होता है कि पूरे मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्या प्राइसेस चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उनके पास में क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी है। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, हम क्यों बोल रहे हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी होती है? उसका रीजन ये है कि अगर परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होगी, अगर जो है कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर या एक चीज के प्रोडक्शन से दूसरी प्लेस के प्रोडक्शन, दूसरे गुड के प्रोडक्शन में शिफ्ट करने में अगर कोई भी काइंड ऑफ डिफिकल्टी आती है, जनरेट होती है अगर, तो फिर उसके पीछे जो है क्या होगा? कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर किया जाएगा। और फिर वो जो कॉस्ट है वो उस प्रोडक्ट में इंक्लूड हो के आता है ना। कोई भी जो प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, तो इसका जितना कॉस्ट है वो सारा इसमें इंक्लूडेड है, जो इसका प्राइस था, प्लस एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूडेड है। राइट, तो मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर कुछ भी काइंड ऑफ कॉस्ट अगर इनकर करना पड़ा तो फिर उसकी वजह से जो है क्या जनरेट होगी या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कुछ ना कुछ कॉस्ट जनरेट होगा, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। और उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी उसे खरीदे, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है। राइट, और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं तो हम लोग जो है हाई प्राइस पर नहीं खरीदने वाले, बिकॉज हमें क्या है? परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्या होगी? उसमें होगी परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ऑलराइट, फिर उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? एब्सेंस उसका देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इनकर नहीं किया जाता। उसके पीछे का रीजन स्टूडेंट सिंपल सी चीज है। उसके पीछे का रीजन कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किया गया तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ा, जो कि अल्टीमेटली वो जो कॉस्ट है वो किस में इंक्लूड हो जाएगा? फिर आपके ये जो गुड है उसके प्राइस में। और सीधी सी बात है कि हर एक प्रोड्यूसर जो है वो वही गुड बना रहा है, तो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अपने अपने मार्केट में सेल करो, अपने अपने पास वाले मार्केट में। राइट, मतलब कि दूर ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर किसी का भी इनकर होने लगे तो जो फर्म दूर है उसको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो फर्म पास है वो कम पे करेगी। तो फिर ऐसे में जो है प्राइसेस क्या हो जाएंगे? मिसमैच होने लगेंगे। ठीक है, इसलिए जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। ठीक, फिर उसके बाद में एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होता है। तो बेसिकली मतलब कि इसमें यह है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हैं, जो कि अलग अलग जो सेलर्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, वो सारे कॉस्ट हमें क्या रखने हैं? जीरो रखने हैं। कोई भी जो है कॉस्ट नहीं होते हैं। ये क्या है? ये सारे आपके मतलब कि ये सारे कॉस्ट क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन एक सिंपल सा हम ये बोलेंगे कि अगर किसी भी एक फर्म ने कॉस्ट इनकर किया तो जो प्राइसेस हैं वो क्या होने लगेंगे? मिसमैच होंगे। और जब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एकदम आइडेंटिकल, ओके, एक इतना सा फीचर भी डिफरेंट नहीं है, एकदम ही सेम अगर है, तो फिर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर सेल नहीं किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हुए कुछ हमारे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। क्या क्या फीचर्स है हमारे परफेक्ट कंपटीशन के, आप लोगों को अच्छे से जो है ये क्लियर हो चुका है। अब आगे देखें तो परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो दो टर्म्स है परफेक्ट एंड प्योर कंपटीशन,
ये बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे से मिलते हुए हैं, मतलब कि इनका जो मीनिंग है ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, येट इनके मीनिंग में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वही हमें देखना है कि परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन इज यूज्ड इन वाइडर सेंस एज कंपेयर टू प्योर कंपटीशन। ठीक है, मतलब कि प्योर कंपटीशन ये है तो परफेक्ट कंपटीशन कौन सा है, एक उसका वाइडर सेंस है। ठीक है, प्योर में जो चीजें इंक्लूडेड है वो परफेक्ट में होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में कुछ दूसरी चीजें भी, दूसरे फीचर्स भी जो है इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं वो समझते हैं। द कंपटीशन इज सेड टू बी प्योर कंपटीशन व्हेन द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल कंडीशन एग्जिस्ट। ठीक है, एक जो कंपटीशन है उसे हम प्योर कंपटीशन कब बोलते हैं, जब ये कुछ 3 फंडामेंटल कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जब ये कुछ 3 फंडामेंटल चीजें जो है, फीचर्स जो है वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये तीनों ही जो है ये हमने फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़े थे, राइट। तो जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है उसके सिर्फ और सिर्फ ये 3 फीचर्स जो हैं वो आपके प्योर कंपटीशन का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के जितने भी फीचर्स हैं वो आपके परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है, लेकिन प्योर का नहीं है। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि प्योर और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, ताकि हमें जो है फ्यूचर में, मतलब कि अगर कोई भी जो है हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें जो है हमें कोई भी प्रॉब्लम ना अराइज हो। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन का जो मतलब है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर आगे चले। आगे आता है स्टूडेंट्स, जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म होती है वो होती है एक प्राइस टेकर फर्म। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है इस पूरे चैप्टर में कि हम जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं ना, वो सारे ही जो फॉर्म्स है उसमें कौन सी पर्टिकुलर जो है मार्केट में फर्म्स प्राइस टेकर है, किसमें प्राइस मेकर है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से एक क्वेश्चन ऐसा फंस ही जाता है, भले ही वो 1 मार्क का हो, कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है। ऑलराइट, तो ये जो है ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो फर्म क्या होती है, फर्म होती है प्राइस टेकर। फर्म मतलब क्या हो गए, जो हमारे सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो हो गए फर्म। ठीक है, तो जो सारे प्रोड्यूसर्स है वो क्या है, प्राइस टेकर है। जो भी मार्केट में प्राइस आपका डिटरमाइन हो जाए, फर्म्स को वही प्राइस जो है वो मानना पड़ता है, वो प्राइस खुद नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, उसके पीछे का रीजन है होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, इतने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा है, होमोजीनियस नेचर का है, इसलिए जो फर्म्स है वो प्राइस मेकर नहीं हो सकती है, वो क्या होंगी, वो प्राइस टेकर ही होंगी। जो भी आपके मार्केट में प्राइस डिटरमाइन कर दिया जाए, आपके मार्केट में प्राइस जो है वो जो है एक उस पर हम पहुंच जाए इक्विलिब्रियम पर, तो उसके बाद में वही प्राइस जो है वो एक फर्म को मानना पड़ता है। ऑलराइट, तो इसको अगर हम कुछ बताना चाहें तो इस फॉर्म से बताएंगे, जो इंडस्ट्री है वो क्या है, प्राइस मेकर। ठीक है, इंडस्ट्री क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, जैसे कि देखो एक सिंपल सी बात बोले, मैं बोल रही हूं फूड इंडस्ट्री। ठीक है, तो फूड इंडस्ट्री क्या है, फूड इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट जो है हमारी फर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है डिफरेंट फर्म्स हैं जो कि फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ये होती है आपकी फूड इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब कि सारी एक काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स को हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और वो जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्री। दैट मीन्स डिफरेंट फर्म्स कम एंड मीट, या हम बोले कि सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो बनाते हैं, सेम काइंड ऑफ नेचर के जो है
ऐसी फर्म्स जो है वो सारी एक इंडस्ट्री का पार्ट होती है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री मतलब कि जो एक हमारा बड़ा यूनिट है वो क्या बनाता है, प्राइस बनाता है, ठीक है। ही इज अ प्राइस मेकर, ओके। तो वहां पर जो है इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर कैसे है, मतलब कि कैसे जो है प्राइस डिटरमाइन करती है, तो डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं जो कि हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स, सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर्स। तो जहां पर भी ये डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं एक दूसरे से, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी प्राइस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। इक्विलिब्रियम हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है, वो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और वो जो प्राइस होता है वो एक प्रोडक्ट का प्राइस बोला जाता है कि एक जो प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर प्राइस पर क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। तो जो इंडस्ट्री है वो प्राइस बनाती है, ठीक है, वो प्राइस मेकर है। उसके बाद में ये जो इंडस्ट्री है उसने जो प्राइस बनाया उस प्राइस को वो शिफ्ट ऑन कर देती है किसके पास में, जो फर्म है उनके पास में, जो कि क्या हो गया, प्राइस टेकर। ये जो फर्म है, इंडस्ट्री ने जो प्राइस जो है बताया है उसी प्राइस को ये लोग क्या करते हैं, टेक करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, टेकर है, ठीक है, लेते हैं उस प्राइस को। और ये प्राइस जो है ये चेंज नहीं हो सकता, चाहे डिमांड या सप्लाई कितनी भी हो। ये जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी भी हो, लेकिन आपका जो प्राइस है वो क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। प्राइस जो है वो यही रहता है, ऑलराइट। एंड वी नो स्टूडेंट्स की परफेक्ट कंपटीशन के अंडर प्राइस लाइन जो है वो किसके इक्वल होती है, AR एंड MR के इक्वल, दैट इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर था रेवेन्यू वाला, उस चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो पहले जो है वो चैप्टर कंप्लीट करो और हर एक चीज को सीक्वेंस वाइज पढ़ा करो, चैप्टर वाइज पढ़ा करो, बिकॉज ये चीज जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूं कि हर एक चैप्टर जो है वो अपने प्रीवियस चैप्टर से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई गेस कि आप लोगों को पता है कि कैसे जो है प्राइस लाइन किसके इक्वल होती है, AR और MR के इक्वल, ऑलराइट। तो आई गेस कि परफेक्ट कंपटीशन का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले हमारे अभी नेक्स्ट वाले पे नहीं चलते, पहले डिमांड कर्व देख लेते हैं हम लोग। जो आपका परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा। तो आपका परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनने वाला है जिसमें हम बोल रहे हैं ED इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। परफेक्टली क्या है, इलास्टिक डिमांड होती है। यहाँ पर आपके प्राइजेस में नो चेंज या आपके प्राइजेस में स्लाइट सा जो चेंज होता है उससे जो है इनफाइनाइट चेंजेस आ सकते हैं किसमें, आपकी डिमांड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व वो कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज देखो यहाँ पर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो अगर किसी भी सेलर ने जो है अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस में ऊपर नीचे किया तो फिर जो है आपके जो बायर्स हैं, मतलब कि हम लोग जो है हम दूसरे सेलर के पास में चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और इतने सारे सेलर्स हैं, कोई ना कोई सेलर तो हमें लेस प्राइस पर ही सेल कर देगा, राइट। तो इसलिए जो है इसमें कैसी जो है इलास्टिसिटी होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। एक जो स्लाइड सा चेंज है आपके किसमें, आपके प्राइस में, कैन लीड टू अ इनफाइनाइट चेंज इन दी डिमांड, ऑलराइट। तो आपका जो डिमांड कर्व है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्म जो है मार्केट का, दैट इज मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है, देखो जो मोनोपोली टर्म है ना वो हमारा एक ग्रीक वर्ड से जो है डिराइव हुआ है। कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, दो इन वर्ड्स को मिलाकर क्या बना, मोनोपोली, दैट इज मोनस एंड पोलस, ठीक है। अब मोनस का मतलब क्या है, सिंगल, एंड पोलस का मतलब क्या है, सेलर। तो मतलब कि अगर हम मोनस प्लस पोलस करें तो हमारा बनता है मोनोपोली, और अगर उनके मीनिंग को हम जो है ऐड करें तो वो क्या बनता है, सिंगल सेलर।
सेलर। ओके, तो ये आएगा आपका सिंगल सेलर। ठीक है, यहां पर पोलस का मतलब सेलर्स होता है, तो जब हम उसके आगे सिंगल लगा देंगे तो एस हमारा हट जाएगा, राइट, प्लूरल सेंस से हटकर वो सिंगुलर बन जाएगा। तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, सिंगल सेलर, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ क्या है उसके बायर्स हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल बोल सकते हैं इंडियन रेलवेज। अब वैसे तो रेलवेज को भी प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, लेकिन येट जब तक ये सब कुछ नहीं होता तब तक इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो इंडियन रेलवेज था, कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है जो कि हमें इस पर्टिकुलर जो हमारी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक मोनोपोली। दैट इज, इसका क्या है, एक ही सेलर थी, राइट, गवर्नमेंट वाज द ओनली सेलर, तो गवर्नमेंट इसकी एक ही सेलर है और इसके बायर्स कैसे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। हम लोग देख सकते हैं रेलवेज बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है यूज करती है, राइट, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है एंड सिंगल सेलर है, तो इस पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोपोली। All right, so monopoly refers to a market situation when there is a single seller selling a product which has no close substitute। और ये याद रखना कि जो सिंगल प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है उसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। क्या रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात करना स्टूडेंट्स, हम जो है ट्रांसपोर्टेशन के तो और भी हमारे पास में मीन्स है, लेकिन क्या रेलवेज का क्लोज सब्स्टिट्यूट है? कुछ नहीं है। रेलवेज अगर यूज करना है हमें तो रेलवेज ही करने पड़ेंगे, है ना। जो जिसके पास में जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, जिसकी जो इनकम वगैरह है वो अगर अच्छी है, अर्निंग अगर अच्छी है, तो उन लोगों के लिए जो है रेलवेज का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है कि हम जो है बाय एयर चले जाएंगे, बाय रोड चले जाएंगे। लेकिन फॉर दोज जो कि ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए रेलवेज का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है नहीं है। अगर एक लार्ज, एक हम बोले एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो रेलवेज ही क्या की जाती है, प्रेफर की जाती है, तो इनका जो है कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट क्या हो गया, सिंगल सेलर जो कि एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होते हैं। ऑल राइट, तो आई गेस कि मोनोपोली का जो मतलब है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर आगे चले। अब इसके देखें हम लोग क्या फीचर्स, अब इसके भी फीचर्स जो है वो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन से बनेंगे। सबसे पहले क्या आया, सिंगल सेलर। ठीक है, कैसे सेलर है, सिंगल सेलर है, सिर्फ एक ही सेलर है जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपके जो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कमोडिटी है वो सेल कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। कैसे हैं भाई मोनोपोली, मोनोपोली में हम लोग देखते हैं कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और वो एक ही सेलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। क्या है इसके अंदर, रेस्ट्रिक्शंस है एंट्री एंड एग्जिट का। अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता तो क्या वो मोनोपोली मेंटेन रहती, नहीं रहती, राइट। रेस्ट्रिक्शंस है तभी तो मोनोपोली है, तभी तो एक सेलर है ना। तो जो रेस्ट्रिक्शंस है स्टूडेंट्स, मतलब कि हम सीधा बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एंट्री और एग्जिट में। ऐसे ही कोई भी जो है एंटर नहीं कर सकता मोनोपोली मार्केट को और कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता। अब कैसे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं या कैसे मोनोपोली क्रिएट होती है अभी हम लोग आगे वो भी पढ़ेंगे। फिर आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि जो मोनोपोली मार्केट होता है इसमें जो भी एक फर्म होती है वो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस का यूज कर सकती है। लाइक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइसेस रखे जा सकते हैं। जैसे कि रेलवेज का ये एग्जांपल ले लो, चिल्ड्रन के लिए कम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में अडल्ट के लिए थोड़ा अलग होता है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, उसके बाद में हम बोले ओल्डर लोगों के लिए अलग। तो इस वे में क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ पीपल जो प्राइस है वो चेंज होता है, सभी के लिए एक ही प्राइस नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एंड ये जो आपकी मोनोपोली फर्म होती है क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर क्यों है, बिकॉज ये सिंगल फर्म है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है जिनके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है।
तो ये फर्म्स जो भी क्या रखेंगी, जो भी प्राइस रखेंगी, जो भी प्राइस जो है डिटरमाइन करेगी, वही प्राइस हर एक बायर को मानना पड़ेगा, बिकॉज बायर्स के पास में ऑप्शन नहीं है, उस चीज का कोई भी जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी मोनोपोली फर्म होती है, ये क्या होती है, ये प्राइस मेकर फर्म कहलाती है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये पर्टिकुलर चीज और इसके जो फीचर्स हैं, आपके मोनोपोली के जो फीचर्स हैं, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कुछ इन 3 फॉर्म्स में हम लोग पढ़ सकते हैं, लाइक पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें क्या हो गया, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम जो है पर्सन टू पर्सन जो है क्या कर रहे हैं, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन हम डिफरेंट प्राइसेस रख रहे हैं। उसके बाद में आता है यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यूज के हिसाब से जो है प्राइस चेंज हो जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक यूज के लिए दूसरा प्राइस हो गया, कमर्शियल यूज के लिए दूसरा प्राइस हो गया, तो यूज के हिसाब से प्राइस जो है चेंज होना या डिस्क्रिमिनेट जो है मतलब डिफरेंट होना। ठीक है, फिर आता है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या हो गया, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि प्लेस टू प्लेस जो है ये डिफरेंसेस होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि हम बोल दें मध्य प्रदेश में कोई चीज इस प्राइस की मिल रही है और कहीं पर कुछ सी और प्राइस की मिल रही है, तो इस वे में जो है क्या हो गया, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 फॉर्म्स होते हैं किस चीज के, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। ऑलराइट, ये तीनों ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस वे में जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे आता है रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली क्यों जो है इमर्ज होती है, उसके पीछे के रीजन क्या है, मतलब कि सिंगल सेलर ही होना, इसके पीछे का क्या रीजन है। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने अपनी लाइसेंसिंग लगा के रखी है और वो जो है किसी को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं कोई किसी भी चीज में एंटर करने के लिए, तो कोई नहीं कर सकता। जैसे कि रेलवेज है, जब तक गवर्नमेंट खुद ओपन नहीं कर रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए, तब तक प्राइवेट सेक्टर उसमें जो है स्टेप इन नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स जो है वो क्या है, वो बेसिकली एक ऐसा राइट है कि इस पर्टिकुलर चीज पर जो पूरा हम बोलेंगे हक है, ओके, या हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसे बनाने की लिबर्टी, उसे बनाने की परमिशन सिर्फ एक ही किसी फर्म को है। ठीक है, उनके पास में क्या है, पेटेंट राइट है। अगर और किसी ने वो बनाया और किसी ने जो है एग्जैक्टली ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की, तो उस पर जो है बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे और वो इलीगल होगा। तो इसलिए क्या है, ये पेटेंट राइट्स की वजह से क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। जब कोई भी फर्म जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगती है और उन्हें लगता है कि बस इस पर्टिकुलर प्लेस पर हमें ही रहना है, तो वो इन पेटेंट राइट्स को परचेज कर लेती है बाय गवर्नमेंट, जिससे कि उनके पास में जो है मतलब कि जिससे कि क्या है कि उन्हें कोई भी कंपीट नहीं कर सकता, उनके साथ में कोई भी कंपटीशन नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर आता है कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ। ठीक है, कार्टेल को हम ग्रुप बोलेंगे। तो जो डिफरेंट जो फर्म्स है, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स या सेम प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं, अगर वो सारी फर्म्स जो है वो साथ में आ जाए, वो एक ग्रुप बना ले, ठीक है, और वो एक ग्रुप बनाकर एक इंडस्ट्री या हम बोले एक ही फर्म बन जाए और वो एक एंटिटी होकर फिर पूरे मार्केट पर रूल करे, तो वो भी मोनोपोली हो सकता है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो सारी डिफरेंट फर्म्स थी, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और अब वो एक ही ग्रुप में क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो वो क्या हो गई, उनकी मोनोपोली हो गई और अब वो और किसी को उसमें जो है इंटर नहीं होने दे रही है। ठीक है, तो सबने सारी जो डिफरेंट फर्म्स थी उनने कर लिया अपना प्रॉफिट शेयर और वो जो है वो क्या बन गया, वो बन गया कार्टेल। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स। अगर कोई फर्म जो है जो कि रॉ मटेरियल्स पर कंट्रोल करके बैठी हो, जिसके अंडर जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह हो, तो फिर ऐसे में भी क्या हो जाता है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। दैट इज जो एक सिंगल सेलर वाली जो सिचुएशन है वो अराइज हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़े, आगे आता है डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। ये आता है हमारा क्या, डिमांड कर्व किसके अंदर, मोनोपोली के अंदर। कैसा आएगा स्टूडेंट्स, इस टाइम का आने वाला है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर मोनोपोली को भी क्या करना है, अपना जो अपनी जो डिमांड है वो अगर बढ़ानी है तो उसे प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज वी नो कि हमारी जो डिमांड है और जो प्राइस है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है,
एक इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। तो अगर जो एक मोनोपोलिस्ट है उसे अगर ज्यादा गुड्स को सेल करना है तो उसे जो है अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, बिकॉज जब प्राइसेस कम होंगे तभी जो है डिमांड बढ़ेगी। इसलिए जो डिमांड कर्व वो कैसा बनता है, वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। ऑलराइट, तो ये कुछ हमारा क्या आने वाला है, डिमांड कर्व आने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि P से P1 जो एक फॉल हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है, Q से Q1 जो है क्वांटिटी चली गई है। ठीक है, तो ये एकदम ही इजी सा था, जो कि आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर आगे बढ़े, आगे आता है हमारे पास में मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आई एम सो सॉरी। मोनोपोलिस्ट तो हम मोनोपोली को बोलते हैं। देखो, दो चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना, एक है आपका मोनोपोलिस्ट और एक है आपका मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट है, और यूजुअली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि मोनोपोलिस्ट पढ़ते हैं और फिर ये समझ इससे ये इंटरप्रेट करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक के बारे में पूछा जा रहा है तो मोनोपोलिस्टिक के हिसाब से आंसर कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक अलग अलग है। ठीक है, इसमें जो है पीछे TIC लग जाएगा। ओके, पोलिस्टिक होता है और मोनोपोलिस्ट जो कि हम लोगों ने मोनोपोली पढ़ी। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन refers to a market situation in which there are large number of firms which sell closely related but differentiated products। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो कि कैसे गुड्स को सेल करती है, क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड, जो कि एक दूसरे के जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हमारे जो है चॉकलेट बिस्किट हो गए, क्रीम चॉकलेट बिस्किट की अगर मैं बात करूं तो बार्बन एंड ओरियो। ठीक है, ये दो हमारे पास में क्या हो गए, ये दो हमारे पास में हो गए बिस्किट्स। ठीक है, अब ये जो दोनों बिस्किट्स हैं स्टूडेंट्स, ये हम बोले तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इफ अगर मुझे बार्बन नहीं मिला मैं ओरियो ले लूंगी, ओरियो नहीं मिला बार्बन ले लूंगी। अगर मैं बहुत ज्यादा ब्रांड स्पेसिफिक और टेस्ट स्पेसिफिक नहीं हूं, तो अगर मुझे सिर्फ वो जो है चॉकलेट बिस्किट लेना है तो मैं इन दोनों में से कोई सा भी ले सकती हूँ। बट येट देखो, ये दोनों जो है ये सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के, येट इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड है, फिर भी ये कैसे है, ये डिफरेंस है। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएटेड है, दोनों में हम जो है डिफरेंस बता सकते हैं, इसके टेस्ट में ऐसा है, उसके टेस्ट में ऐसा है, ये थोड़ा कम मीठा है, ओरियो थोड़ा ज्यादा मीठा है। इस वे में हम किसी भी वे में जो है क्या बता सकते हैं, अपना डिफरेंस जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रिलेटेड बट ये डिफरेंट। ऑलराइट, इसी वे में आप दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं ले लूं चाय पत्ती, ठीक है, टी ले लें अगर हम, तो उसमें भी कितने सारे ब्रांड्स आते हैं, राइट। हर एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, काफी क्लोज रिलेशन है, बट येट सारे ही क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको हम इस वे में बोल सकते हैं कि एक ऐसा कंपटीशन है, मोनोपोली प्लस कंपटीशन, मतलब कि यहाँ पर हर एक फर्म की अपनी एक आइडेंटिटी है और साथ ही साथ में ऐसे पर्टिकुलर मार्केट में उस फर्म के कॉम्पिटिटर्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स की एक अपनी आइडेंटिटी है, बर्गर किंग की एक अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन फिर भी जो है दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्पिटिशन है। पसंद करने वाले जिसको जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दोनों जो क्या है, दोनों के बीच में कंपटीशन है, राइट। सो दैट इज व्हाट कि मोनोपोली प्लस कंपटीशन वाला जो मार्केट होता है वो होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास में n नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, हर एक चीज में जो है आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अगर हम देखें तो लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, यहाँ पर सेलर्स होते हैं, राइट। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लो किसका, चिप्स का। चिप्स के बहुत सारे सेलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको ब्रांड के चिप्स मिलेंगे, है ना। तो चिप्स के बहुत सारे क्या हैं, सेलर्स हैं। साथ ही साथ में
क्या होता है, ये जो सारे जो हमारे सेलर्स हैं या सारे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बाय ऑल दी सेलर्स, उनके प्रोडक्ट्स में क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दैट इज इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स वाले जो हमें चिप्स मिलेंगे, सब में जो है क्या देखने को मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सेलिंग कॉस्ट, सारे ही प्रोडक्ट्स की क्या है, अपनी अपनी एक सेलिंग कॉस्ट होती है। सब अपना अपना प्रमोशन अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सब में क्या है, कुछ ना कुछ सेलिंग कॉस्ट होती है। और साथ ही साथ जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा कि वहां पर सेम प्राइस होता है हर एक प्रोडक्ट का, ऐसा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेम प्राइस नहीं होता है, यहां पर हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने प्राइस होते हैं। हम ये बोलेंगे कि ये सारे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, सबके प्राइसेस जो है वो आसपास के होंगे, ओके, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे, बट येट सबके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सबके पास में एक ही सेम प्राइस मिलेगा, किसी ब्रांड का चिप्स आपको 5 रुपीज का मिल रहा है, किसी का आपको 10 रुपीज का मिल रहा है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। या किसी में आप दोनों में हमें जो है 5 रुपीज के मिल रहे हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस वे में जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। फिर ऐसा जो कंपटीशन होता है, इसमें क्या है, फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट के लिए। जिसे भी एंटर करना है वो एंटर कर सकते हैं, जैसे एग्जिट करना है वो एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट पर। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करो, और अगर आपको मार्केट एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, इफ आपको एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, यहां पर क्या है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज है। दैट मीन्स कि यहां पर सारे बायर्स को जो है परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, हमें नहीं पता होता है परफेक्टली, एकदम एकदम अच्छे से नहीं पता होता है कि चिप्स कौन कौन से ब्रांड के बनते हैं। आज जाकर ना एक रिसर्च करना, आप गूगल पर देखना कि चिप्स कौन कौन सी ब्रांड के बनते हैं, आपको बहुत सारी क्या मिलेंगी, फर्म्स मिलेंगी, बहुत सारी ब्रांड्स मिलेंगी। उसमें से बहुत सारी ऐसी भी होंगी जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, तो आपके पास में परफेक्ट नॉलेज नहीं है। उसके बाद में कौन सी ब्रांड का या कौन सा जो है हमारी जो डिफरेंट फर्म्स हैं, कौन सी फर्म का या ब्रांड का आपको कितने रुपीस का कितने चिप्स मिल रहे हैं, ये भी आप लोगों को नहीं पता होता है, राइट। मतलब कि सीधी सी बात है कि ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे जो है हमारे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। यूजुअली कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमें सेलर बोल देता है ना, हम उसकी बात मान लेते हैं, हम जो है उसे ट्रस्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चीज में ये है और ये चीज में ये है। हमें बहुत बार जो है डाउट होते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है, क्या है, तो हम जो है अपने सेलर से पूछते हैं कि भैया कौन सा ज्यादा अच्छा है, दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा टाइम तक चलने वाली प्रोडक्ट है, राइट। तो ये क्यों हम इतना पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में उस चीज का परफेक्ट नॉलेज नहीं है, इसलिए हम किसी और से जो है उस चीज के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। तो इस वे में जो है हम बोलते हैं कि ये जो कंपटीशन होता है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, उसमें उसमें जो है परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज, ये पर्टिकुलर फीचर भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर उसके बाद में आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इसमें एक नॉन प्राइस कंपटीशन वाली चीज चलती है। नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे, नॉन प्राइस कंपटीशन में सीधा सा हम मतलब बोलेंगे कि प्राइजेस को जो है कम करके कोई फर्म जो है अपने पास कस्टमर्स को नहीं बुलाती, कोई डिफरेंट जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। लाइक सेम प्राइस पर कुछ जो ऑफर दे दिया, कुछ डिस्काउंट दे दिए, कुछ हम बोलेंगे कुछ उसके साथ में हैम्पर्स दे दिया, कोई फ्री पैकेट दे दिया। तो इस वे से जो है नॉन प्राइस कंपटीशन जो है वो बहुत चलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। वेरियस जो है एडवर्टीजमेंट पर पैसे लगाए जाते हैं, वो नॉन प्राइस कंपटीशन है। एडवर्टीजमेंट जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं। एडवर्टीजमेंट से हमारा जो माइंड है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है। हम जो है चीजों को देखकर, हम जो है एक एड को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं ये चीज अच्छी है और ये चीज ऐसी है। तो ये सारे, ये क्या है, ये सारे नॉन प्राइस कंपटीशन के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये एक्चुअल में हमें क्या बता रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस के अलावा नॉन प्राइस कंपटीशन भी बहुत चलता है।
ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। दैट इज व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब कि क्या फीचर्स हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। अब बात ये आती है कि क्या एक जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है। जैसे कि हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन में तो वो फर्म्स क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। मोनोपोली में क्या होती है, फर्म्स प्राइस मेकर होती है। तो अब जब बात आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तो फर्म्स प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है, वो जो है हम क्या बोलेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ना तो फर्म्स प्राइस टेकर होती है कंप्लीटली और ना ही फर्म्स कंप्लीटली प्राइस मेकर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, चलो एक जो है प्राइस डिटरमाइन कर दिया, ठीक है, इंडस्ट्री में या मार्केट में एक प्राइस डिटरमाइन हो गया कि हम बोले इस काइंड का जो टी शर्ट है ना उसका प्राइस हम बोल रहे हैं 200 रुपीज का होता है, ठीक है, ये एक प्राइस डिटरमाइन किया गया। अब जो डिफरेंट फर्म्स है स्टूडेंट्स वो इस प्राइस को लेंगी बट कंप्लीटली नहीं लेने वाली है। क्यों? बिकॉज हर एक फर्म, हर एक जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड है, राइट, डिफरेंस होता है उनके प्रोडक्ट्स में। तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट है ना ये इस प्राइस को चेंज कर सकता है। कोई फर्म बोल सकती है, लाइक प्यूमा बोल सकती है कि नहीं ऐसे वाले टी शर्ट में 200 में नहीं 300 में सेल करूंगा, रीजन बीइंग कि हमारी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, हमारे टी शर्ट में हमने ये दिया है या वो दिया है, हम उसके फीचर्स बता दें, ठीक है। कोई दूसरी ब्रांड बोलेगी कि नहीं हम तो इतने में सेल करेंगे बिकॉज हमारे पास ये है। तो मतलब कि जो सारी फर्म्स है वो इस प्राइस को ध्यान रखेंगी कि हाँ मार्केट में जो है 200 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, तो सारी फर्म्स जो है वो 200 के आसपास ही जो है रिवॉल्व करने वाली है, वो ज्यादा दूर नहीं जाने वाली। मतलब 200 की चीज वो 1000 में सेल नहीं करेंगी, वो जो है इसके आसपास ही जो है रिवॉल्व करेंगी, बट येट वो पूरा का पूरा 200 भी नहीं रखेंगी, वो कुछ जो है अपना प्राइस भी उसमें लगाएगी कि हाँ हमारा तो ये 300 में जाएगा, या कुछ फर्म है जो बोल सकते हैं कि हम तो इसे 150 में ही सेल करेंगे। तो सबके जो है अपने अपने क्या होंगे, कुछ प्राइस होंगे। मतलब कि जो फर्म्स है उन्होंने ये प्राइस जो है वो टेक किया, राइट, थोड़ा बहुत जो है इसे कंसिडर किया, तो ये हुआ प्राइस टेकर। और प्राइस मेकर की थोड़ा बहुत उन्होंने अपने खुद का प्राइस भी बनाया, ठीक है। इसलिए जो एक फर्म होती है अपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो ना तो कंप्लीटली प्राइस टेकर होती है और ना ही कंप्लीटली प्राइस मेकर होती है, ठीक है। सो अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नीदर अ प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर, ठीक है, ना ही तो वो प्राइस टेकर है और ना ही वो प्राइस मेकर है। However, by producing a unique product or establishing a particular reputation, each firm has partial control over price, ठीक है। जो हर एक हमारी प्रोडक्ट, जो हर एक फर्म है वो कुछ ना कुछ यूनिक प्रोडक्ट सेल करती है, राइट, और हर एक फर्म की, हर एक जो ब्रांड है उसकी अपनी एक रेपुटेशन है कि अगर हम बोल रहे हैं कि अच्छा शैनल का ये 1000 का ही आएगा तो भाई आएगा, ठीक है, हमने बोल दिया कि वो आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, वो एक रेपुटेशन है उसकी। अगर जो है कोई ये वेरामोड है और कोई इस टी शर्ट को 100 रुपीज में सेल करे तो हम बोलेंगे कि ये तो हमें पागल बना रहे, हम सीधा ये बोलते हैं ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, बिकॉज वो उनकी रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है कि नहीं ये तो उनके प्रोडक्ट्स तो भाई उतने के आने ही आने हैं, राइट। तो किसी एक फर्म की, किसी ब्रांड की कोई पर्टिकुलर रेपुटेशन है, कोई उनके यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके हिसाब से क्या है कि हर एक फर्म के पास में क्या होता है, एक पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है। वही चीज मैंने आपको बताई कि ना तो फर्म एक कंप्लीटली प्राइस टेकर है इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, इस पर्टिकुलर मार्केट फॉर्म के अंदर, और ना ही वो कंप्लीटली प्राइस मेकर है, दोनों काम होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। फिर उसके बाद में द एक्सटेंट ऑफ पावर टू कंट्रोल प्राइस डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रांगली द बायर्स आर अटैच्ड टू दिस ब्रांड, ठीक है। जो एक्सटेंट है किस चीज का, पावर टू कंट्रोल प्राइस, कितना आप जो हो, कितनी एक ब्रांड या कितना एक जो फर्म है वो कितने प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, वो डिपेंड करता है किस चीज पर, हाउ स्ट्रांगली द बायर्स आर अटैच्ड टू दिस ब्रांड। जो बायर्स है वो कितने जो है स्ट्रांगली इस ब्रांड से अटैच्ड है, जो बायर्स है वो कितना आपकी ब्रांड से लगे हुए हैं, वो आपके जो है हम बोलेंगे एकदम ब्रांड लॉयल लोग हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि एक फर्म या जो एक ब्रांड है वो अपना कितना प्राइस रखेंगी। ऑलराइट, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में
प्राइसिंग डिसीजन का जो मतलब है, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। और प्राइसिंग डिसीजन वाला जो हमारा कंसेप्ट है ये बहुत एकदम जो है क्लियरली समझ में आ गया है आप लोगों को, ठीक है। फिर आगे चले हम लोग, आगे आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसके अंदर डिमांड कर्व कैसा होगा, इसके अंदर भी आपका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होने वाला है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, बिकॉज एक जो हम बोले रैशनल कंज्यूमर या हम बोले एक जो कंज्यूमर, एक जो बायर है, वो इन चीजों को तभी परचेज करेगा जब उसके प्राइसेस कम हो जाए। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है अगर उसका प्राइस डिक्रीज होता है तो उसके साथ में उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, वो होगी इंक्रीज, ठीक है। तो डिमांड कर्व कैसा होने वाला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, जिससे हम क्या इन्फर करते हैं, दैट बाय डिक्रीजिंग प्राइस या बाय फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। सो फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व। आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर आगे चले, अब आती है हमारे पास में नेक्स्ट वाली मार्केट फॉर्म, जो कि हमारी लास्ट मार्केट फॉर्म भी होने वाली है अपने इस चैप्टर की। क्या है ये, ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली क्या होता है, अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन देखा जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। उसके बाद में हमने देखा क्या, उसके बाद में हमने देखा अपना जो मोनोपोली थी जिसमें सिर्फ एक ही सेलर था। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ क्या है, सेलर्स हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। फिर बात आती है ओलिगोपोली की। तो अब ओलिगोपोली में क्या होगा, ओलिगोपोली में कुछ फ्यू सेलर्स होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे सेलर्स है, फ्यू सेलर्स है, ना तो एक सेलर है और ना ही लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। हम बोलेंगे फ्यू सेलर्स है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं ओलिगोपोली। So oligopoly refers to a market situation in which there are few firms selling homogeneous or differentiated products, ठीक है। ओलिगोपोली क्या हो गया, ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें कि कैसी फर्म्स हैं, फ्यू फर्म्स हैं जो कि सेल करती है होमोजीनियस या फिर थोड़ा बहुत जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। दैट इज थोड़ी बहुत जो है ब्रांड टू ब्रांड या फर्म टू फर्म हर एक प्रोडक्ट में अपनी अपनी कुछ जो है चेंजेस होना, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना अपने प्रोडक्ट्स में, वो होती है आपकी ओलिगोपोली। ऑलराइट, सो ओलिगोपोली में अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखोगे कि ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे सेलर्स हैं बट येट फ्यू सेलर्स ही हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही अनलिमिटेड हो गए कि हमें तो बहुत सारे के बारे में पता नहीं, ऐसा नहीं है। आपके कुछ फ्यू सेलर्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्शन में। और ये सारे ही जो सेलर्स हैं कैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट सेल करते हैं आपके जो हम बोले कि डिफरेंशिएटेड, अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अलावा हम एग्जांपल लें तो हम मोबाइल फोन्स का भी ले सकते हैं। देखो ओप्पो, वीवो, ये सब तो एक ही पर्टिकुलर हेड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये ओप्पो, वीवो और जो एक और हमारा था एमआई, ये सब जो है ये एक ही पर्टिकुलर हेड के अंदर आते हैं। तो अगर हम बोले तो इन सब का जो हेड है वो तो एक ही है, ठीक है। उन्होंने जो है अलग अलग वो बना दिए ब्रांड्स कि ठीक है हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा, बट येट वो है तो अंदर ही, ठीक है। उसके बाद में सैमसंग एंड आईफोन, राइट। अब आप अगर देखो तो सैमसंग एंड आईफोन के बीच में एक काफी जो है अच्छा क्या चलता है, कंपटीशन चलता है। जैसे आईफोन्स बनाता है, ठीक है, मतलब कि एप्पल जैसे आईफोन लॉन्च करता है उस हिसाब से सैमसंग अपने फोन्स लॉन्च करता है। जैसे सैमसंग लॉन्च करता है उसको देखकर आईफोन वाला मतलब एप्पल जो है वो थोड़ा चेंज करना लगता है। तो इस वे में क्या है, ये कुछ फ्यू फर्म्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत जो है डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब अगर हम फीचर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो एकदम वो जो iOS वर्जन है वो थोड़ा अलग हो ही जाता है एंड्रॉइड से, बट येट अगर हम फीचर्स देखें तो जो आपको एप्पल प्रोवाइड कर रहा है वैसे फीचर्स आपको जो है एंड्रॉइड भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो
तो अल्टीमेटली इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, ये एक ओलिगोपोली का एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें कि कुछ फ्यू फर्म्स हैं एंड क्या है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है। और इनके प्रोडक्ट्स कैसे हो गए, इनके प्रोडक्ट्स हो गए कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं बट मोस्टली हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएटेड होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट वाले हमें यूजुअली जो है ओलिगोपोली में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको जो है क्या मिलेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सब में अपनी अपनी अलग ही क्या है क्वालिटीज होती है। ऑलराइट, फिर ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू, ओलिगोपोली जो है उसे हम कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा तो कि फ्यू सेलर्स ही हैं, राइट। तो कॉम्पिटिशन भी कुछ उन सेलर्स के बीच में ही होगा, तो आपका जो ओलिगोपोली है वो क्या है, कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू, ठीक है। फिर हम बात करें तो एक और ओलिगोपोली के अलावा हमारे पास में एक जो है इसी काइंड का मार्केट फॉर्म होता है, दैट इज डुओपोली। अब डुओ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा ये डुओ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम यूजुअली क्या इन्फर करते हैं, टू, राइट। तो ऐसा मार्केट प्लेस जिसमें एग्जैक्टली दो ही फर्म्स हो, ठीक है, दो ही सेलर्स हो, ऐसे मार्केट फॉर्म को या ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को हम डुओपोली कहते हैं, ठीक है। सो डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली इन विच देयर आर एग्जैक्टली टू सेलर्स। ऑलराइट, कितने सेलर्स हैं, एग्जैक्टली दो सेलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई गेस कि ओलिगोपोली का जो मतलब है ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि ओलिगोपोली क्या होता है। फिर उसके बाद में इसके भी हम लोग क्या देख लें, इसके भी हम लोग जो है फीचर्स देख लेते हैं। तो अगर हम फीचर्स देखें स्टूडेंट्स तो सबसे फर्स्ट वाला क्या आया, फ्यू फर्म्स, ठीक है। यही हमने इसके जो है डेफिनेशन में पढ़ा कि ओलिगोपोली में कैसी फर्म्स होती हैं, फ्यू फर्म्स होती हैं। ऑलराइट, तो ये इसका फीचर भी बनता है, दैट इज फ्यू फर्म्स। फिर हम बात करें आगे तो इंटरडिपेंडेंस, जो ये फर्म्स है, जो फ्यू फर्म्स है, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एक के प्राइस में कोई भी चेंजेस विल लीड टू चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर ब्रांड, राइट, या अनदर फर्म। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग ऑटोमोबाइल्स में देख सकते हो। अगर किसी एक ने बोला कि हमारे पास में इतनी सेल चल रही है, इतना % जो है हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वहीं जो है दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो ये जो आपकी ओलिगोपोली फर्म्स होती हैं, ये क्या है, ये आपकी इंटरडिपेंडेंट फर्म्स हैं, ठीक है। इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में नॉन प्राइस कंपटीशन। ये जो फर्म्स हैं स्टूडेंट्स, यूजुअली इनमें हम नॉन प्राइस कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। दैट मींस आपकी जो ये ओलिगोपोली फर्म्स आप देखोगे ना, उनके अगर आप प्राइजेस देखोगे तो उनके प्राइजेस में, उनके जो प्रोडक्ट के प्राइजेस है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो प्रोडक्ट के प्राइजेस मोस्टली जो है आसपास या सेम रखते हैं। ये जो सारी ओलिगोपोली फर्म्स होती है उनके बीच का क्या है, उनके बीच का एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जो है इसको ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। बट यहां पर जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। ये जो सारी ओलिगोपोली फर्म्स हैं उनकी अपनी ही एक क्या चलती है, नॉन प्राइस कंपटीशन चलता है। ये जो है बिना प्राइस वाला कंपटीशन पर ज्यादा जो है बिलीव करते हैं, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट जो है ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट जो है ऐसी जो है पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो उनके साइड अट्रैक्ट हो। तो ये जो है नॉन प्राइस कंपटीशन पर ज्यादा बिलीव करने वाली फर्म्स होती हैं, ठीक है। बिकॉज अगर प्राइजेस में चेंज किए जाएं तो उनके बीच की जो भी, हम बोलेंगे कि उनके बीच की जो भी एक प्रॉपर जो भी बातचीत हुई होती है उसमें क्या हो जाता है, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ओलिगोपोली फर्म्स प्राइजेस में ज्यादा चेंजेस नहीं करती है, नॉन प्राइस कंपटीशन जो है वो चलता है इनका, ठीक है। फिर बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स, यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ फर्म्स होती है जिनमें कि हमें एंट्री पर बैरियर्स देखने को मिलते हैं कि ये जो है ये ऐसे ही किसी भी फर्म को एंटर नहीं करने देते हैं, ठीक है। इनकी एंट्री में हम लोग बैरियर्स देखते हैं। ओके, फिर रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट वही हो गया एडवर्टीजमेंट वगैरह, तो सेलिंग कॉस्ट का काफी रोल होता है। ये जो है प्रमोशन वगैरह बहुत करना पड़ता है इन फर्म्स को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ग्रुप बिहेवियर। जो ये ओलिगोपोली फर्म्स होती है किस पर वर्क करती है, ग्रुप बिहेवियर पर। सारी जो डिफरेंट फर्म्स है वो एक क्या बना लेती है, ग्रुप बना लेती है, और वो ग्रुप बिहेवियर पर जो है ज्यादा बिलीव करती है। वो पूरे एक एज इन फॉर्म ऑफ
ग्रुप के हिसाब से क्या करती है, फंक्शन करती है। ऑलराइट, तो ग्रुप बिहेवियर भी जो है इसका हमें फीचर देखने को मिलता है। फिर आता है क्या हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जो आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट हैं ओलिगोपोली में वो थोड़े जो है हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं, ठीक है, और सेम जो है जो उनके फीचर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे जैसे जो है मॉडल चेंज होते हैं वैसे वैसे ये चीजें भी होती है, ठीक है। एंड इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व, इसके अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है, इसमें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसमें हम नहीं बोल सकते विद डिक्रीज इन प्राइस द डिमांड विल इंक्रीज, ऐसा नहीं है, उसमें जो है इनडिटर्मिनेंट है, क्योंकि यूजुअली ये जो फर्म्स है ये प्राइस कंपटीशन पर बिलीव नहीं करती है, नॉन प्राइस पर बिलीव करती है। तो बिना प्राइस के चेंजेस में या बहुत ही लेस चेंजेस के साथ में डिमांड में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये कुछ क्या थे, ये कुछ हमारे फीचर्स थे ओलिगोपोली के, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होंगे। इसमें क्या याद रखना है आपको कि इसमें जो यूजुअली फर्म्स होती हैं वो प्राइस चेंज करने पर बिलीव नहीं करती, वो नॉन प्राइस कंपटीशन में जो है वो ज्यादा प्ले करती है। एंड इसका जो डिमांड कर्व वो कैसा होगा, इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व होगा, दैट इज यू कांट डिटरमाइन दी डिमांड कर्व। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो सारे फीचर्स है हमारे ओलिगोपोली के, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही साथ में ये जो सारे ही जो डिफरेंट हमने मार्केट फॉर्म्स पढ़े हैं, ये सारे ही मार्केट फॉर्म्स आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए होंगे। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग जो है इस चैप्टर के एंड पर आते हैं, एंड आई गेस कि आप लोगों को ये जो पूरा चैप्टर ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ एक जो छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको गूगल ओपन करना है और उस पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी आपकी ओपन। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स तो आपको दिखेगा कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इसके अंदर आपके पास में डिफरेंट कोर्सेज जो है वो आपको दिखेंगे। आपको जो पढ़ना है आपको करना है उस पर क्लिक। जैसे कि हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्लास 11th पर क्या करने वाले हैं, टैप करेंगे। उस पर टैप करने से उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है, ठीक है, जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट है वो सारी जो है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सिर्फ 8 प्लेलिस्ट दिख रही है, लेकिन जब आप वेबसाइट देखोगे तो आपको और भी दिखेंगी। नाउ बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। 4 किस चीज की, 4 है आपकी, 2 आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की एंड 2 आपके स्टैटिस्टिक्स की। अब 2-2 क्यों, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों ही जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इन दोनों में ही हम लोगों ने अपना जो एनसीईआरटी है वो भी कंप्लीट की है, और साथ ही साथ में जो अपनी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग वो भी कंप्लीट की है। तो अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी और संदीप गर्ग की क्या है, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो है 4 प्लेलिस्ट है, 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की, एक एनसीईआरटी, एक संदीप गर्ग, एंड सेम गोज टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियरली स्पेसिफाइड है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फाइंड आउट करने में। लाइक देखो ये लिखा है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, यहाँ पर लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, इधर पर है माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग एंड स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग। तो अगर संदीप गर्ग पढ़ना है तो संदीप गर्ग वाली जो है प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हो, इफ एनसीईआरटी पढ़ना हो तो एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। दोनों में ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, ये जो वॉच नाउ है इस पे क्लिक कर देना। वॉच नाउ पे क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, ये जो आपको वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस दिख रहे हैं इसके अंदर जो आपके डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, और उनके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज को फाइंड आउट करने में। नाउ लेट्स से हमें जो है अपना जो चैप्टर 3 है डिमांड, उसका फुल चैप्टर रिवीजन देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, इस डिमांड पर क्लिक करना, उसके अंदर के टॉपिक्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, वहां पर आपको वॉच नाउ का ऑप्शन दिखेगा। वॉच नाउ पर क्लिक कर देना, उस पर क्लिक करने से जो वीडियो वो प्ले हो जाएगा। इफ नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पर नहीं जाना है और कुछ देखना है यहाँ से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन हो जाएगा, फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना। इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।